यस वेलकम गाइस। ये 3582 पेपर का मास्टर कैडर का 11th क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग क्विज मिलेंगे, आप उन क्विजेस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। पंजाब मास्टर कैडर के एग्जाम्स के आपको हर एक क्वेश्चन वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 75 क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे, आपने कितने करेक्ट करे होंगे वो वहां पे आ जाएगा, कितने इनकरेक्ट हैं, एंड टाइमर के साथ आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। जो 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन है 3582 के पार्ट 1 में मिलेंगे, वो प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, उसमें आप वीडियोस को वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर इज। इसमें इन्फीमम निकालना है। इन्फीमम होता है छोटा, सुप्रीमम होता है बड़ा, ठीक है। तो निकालना किसका है? पॉजिटिव होने चाहिए, इवन इंटीजर होने चाहिए। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स देखो कौन से हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 होती है बीच में, 0 के इस साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4। तो मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, कहने का मतलब इतने इंटीजर्स की बात हो रही है। फिर उसमें इवन इंटीजर्स देखने हैं। जो इवन नंबर्स हैं वो नो डाउट 0 भी इवन नंबर में आता है, 0 2 4 6, ठीक है। तो इन नंबर्स में इंक्लूड कौन सा हो रहा है, मतलब मैंने सिलेक्ट पहले ये किए थे, 0 नहीं आ रहा था उसमें, तो उसमें इन्फीमम कौन है, उस लिस्ट में इन्फीमम कौन है। इस साइड तो बड़े हो रहे हैं नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो है वो 2 है। सो दैट्स वाई इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर थे 1 से लेके ऑनवर्ड, इवन इंटीजर से 0 से लेके ऑनवर्ड। 0 तो अब एक्सक्लूड हो गई, ठीक है, 0 आ नहीं रही इवन में। तो फिर जब मैंने पॉजिटिव इवन इंटीजर्स देखे वो थे 2 4 6 8, फाइन। ये लिस्ट निकली पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की, उसमें इन्फीमम देखना था, वो था 2। इन क्वेश्चन नंबर 12, the set 1 upon n such that n is a natural number is closed, open but not closed, neither open nor closed। इसके लिए आप यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि n एक नेचुरल नंबर है। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो कहने का मतलब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 ये पुट करो, ठीक है। तो n की जगह पे जब आप पुट करोगे 1 अपॉन 1, यहाँ पे 1/2, नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/4, नेक्स्ट 1/5, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, एग्जैक्ट 1 है, तो 1 इंक्लूड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें 1/2, 1/3, 1/4, डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो रहा है 1/10 होगा, फिर आगे जाके नंबर्स और आएंगे, फिर 1/100, 1/1000 होगा। तो एग्जैक्ट जो है वो 0 बन नहीं रहा, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर एग्जैक्ट 0 आ रहा होता तो मैं उसे ऐसे करती। एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा, वैल्यूज जितनी मर्जी बड़ी ले लोगे आप, वैल्यू 0 से छोटी आएगी क्योंकि n नेचुरल नंबर है। तो उसके लिए 0 यहाँ पे आप ओपन इंटरवल डालोगे, फाइन। तो ये जो है ये आपका नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड रहेगा। डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट वो रहेंगे जिनकी सीक्वेंस, जिनकी नंबरिंग जब आप करते हो, ठीक है, तो उनको नेचुरल नंबर मिल रहे हों। ये 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, 4 है मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। इससे बात ये समझ लग रही है कि ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर डाला हुआ है।
तो आप नंबरिंग कर दो ना, इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। एग्जैक्ट आपको पता लग रहा है कि इसके बाद ये है, उसके बाद 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 25 है। रूल क्या है? रूल है कि प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट भी ऐसे लिख सकते हो, मतलब इनको लिखने का एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक बात समझ आ गई कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो आप नेक्स्ट कौन सा लिखोगे? ऑब्वियस है आप 7 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लिखोगे? 8 9 नहीं लिखोगे, 11 का स्क्वायर लिखोगे। तो ये एक रूल के अंदर है, हमें एग्जैक्ट पता है कि अगर इसको 4 नंबर मिल रहा है तो 5 नंबर इसको मिलेगा, तो ये काउंटेबल होते हैं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखूं, n एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट करो, जो आपके पास एक सेट बनेगा वो बनेगा 2 4 6 8। हमें इतना पता लग गया, हमें समझ लगी कि अगला कौन सा बनने वाला है 10, हमें पता है कि अगला बनने वाला है 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये भी एक रूल के अंदर आ रहे हैं, ये भी काउंटेबल है। जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, वो भी हमें पता है कि अगला इंटीजर कौन आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल काउंट करते हो जब आप, जैसे -4 -3 -2 और भी हैं इस साइड, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो आपको पता है कि 3 के बाद कौन आने वाला है, आपको पता है कि 4 के बाद कौन आने वाला है। तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक काउंटेबल है। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे इर्रेशनल नंबर है √2 एंड √3, ठीक है, तो इनके बीच में कोई इर्रेशनल नंबर अगर आप फाइंड करते हो ना, उसके बीच में फिर कोई ना कोई इर्रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। क्लियर? उनके बीच में फिर फाइंड हो जाएगा। I mean to say here that there are so many irrational number। अगर आप गलती से इसको 1 नंबर दे देते हो, कोई जना इसको 2 नंबर दे देता है, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि उसके बीच में कोई और इर्रेशनल नंबर फाइंड किया जा सकता है। तो ये रूल तो गलत हो गया ना इसको 2 नंबर देने का। तो 2 नंबर तो इसको मिला, चलो किसी ने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, उसके बीच में किसी और ने आके कोई और इर्रेशनल नंबर फाइंड कर दिया, तो रूल फिर गलत हो गया। 2 नंबर तो अब इसको मिल रहा है, तो 2 नंबर्स के बीच में देयर आर सो मेनी इर्रेशनल नंबर, ठीक है, फिक्स नहीं है कुछ भी। तो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है अनकाउंटेबल जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन rth एंड sth टर्म ऑफ एन AP, देन p प्लस q। बहुत सिंपल है इसको करना। अर्थमेटिक मीन p एंड q का पूछा है, अर्थमेटिक मीन p एंड q का कहा है, वो इक्वल है अर्थमेटिक मीन r एंड s के। क्लियर है? यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, दोनों को इक्वल कर दो। तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे p q का अर्थमेटिक मीन है pth टर्म qth टर्म, यहाँ पे rth टर्म sth टर्म। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद p प्लस q किसके इक्वल आएगा? r प्लस s के इक्वल आएगा। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, वो देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। अर्थमेटिक मीन लेना किसका है? pth टर्म एंड qth टर्म का। pth टर्म रहेगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, qth टर्म रहेगी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में रहेगा a प्लस p को d के साथ मल्टीप्लाई किया, pd माइनस d, a प्लस q को d के साथ मल्टीप्लाई किया, qd माइनस d, एज इक्वल टू a प्लस r को d के साथ मल्टीप्लाई किया, rd माइनस d, a प्लस s को d के साथ मल्टीप्लाई किया, sd माइनस d। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि थोड़ा सिंपल हो गया। a इस साइड 2 बार है, a इस साइड 2 बार है, कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल का साइन था बीच में। d इस साइड 2 बार है, d इस साइड 2 बार है। ये माइंड में कैलकुलेशन ऊपर ही पता चल जाता है, खोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही पता लग रहा है। सो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। इस साइड PD QD है, PD QD का मतलब क्या है? D कॉमन निकला, P प्लस Q रहा, D कॉमन निकला, इस R प्लस S होगा D कॉमन,
डी के साथ डी कैंसल, सो पी प्लस क्यू आर प्लस एस के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्मोनिक मीन निकालना है बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको बहुत सिंपल वे से करना, इसके रूट्स निकाल के फिर उसका हार्मोनिक मीन मत निकालना, क्योंकि जो भी हार्मोनिक मीन है, सपोज करो दो रूट्स हैं आपके पास, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है, इन दोनों का हार्मोनिक मीन जो है वो गामा है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता होता है, 2 अपॉन गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। 2 अपॉन गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। गामा जो है वो ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, अल्फा बीटा ऊपर जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो नीचे आएगा। नीचे यहाँ पे 2 है, तो ये जो 2 है ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा। ये आपके गामा क्या कंसिडर किया था मैंने, हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये हार्मोनिक मीन था, तो ये हार्मोनिक मीन रह गया। अब हार्मोनिक मीन का रहेगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, दैट विल बी 11 अपॉन 1 मतलब 11, नीचे अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या है, 10, कैसे, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1। आप इसकी कटिंग करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हार्मोनिक मीन जो है वो 11 अपॉन 5 रहेगा। सो इसका आंसर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए बी सी आर इन जी पी देन 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी और ए पी जी पी आर इन ए पी जी पी एच पी नन ऑफ दीज। देखो जब ए बी सी जी पी में है तो वहां पे रिजल्ट कौन सा लगेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, फाइन। तो जब ए बी सी जी पी में होते हैं ना तो उनकी जो रेसिप्रोकल है ना उनके, वो भी जी पी में ही होते हैं। मीन टू से 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन सी। तो बड़े आराम से ये वाला रिजल्ट वहां पे फिट हो रहा है। कैसे, इनका रेसिप्रोकल लो, चाहे इनका रेसिप्रोकल ले लो, ये चीज बन जानी, इसका ले लो ये बन जानी है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है एक रिजल्ट दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल इसका आप रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सी, मीन्स 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी, क्लियर है। तो ये रिजल्ट बन गया। सो अगर ए बी सी जी पी में हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स जो हैं उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी जीपी में होंगे। द सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय, वो कहते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है 0 1 में, 0 इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी 0 में, या माइनस इन्फिनिटी में। तो मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन के बाउंड्री पॉइंट्स इसमें पुट कर दूंगी। अगर मैं 0 पुट करती हूँ यहाँ पे, n की जगह पे 0 है, तो ये जो आंसर है आपके पास वो रहेगा 0, क्लियर है, इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। अगला बाउंड्री पॉइंट पुट करो आप 1 अपॉन, मतलब n की जगह पे 1, यहाँ पे 1, ये भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा, मतलब इस पॉइंट पे तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है, तो इस पे टिक मत लगा देना, नेक्स्ट भी चेक कर लो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ पे 0 पुट करो, फिर वही चीज़ इस पे तो हमने अभी चेक कर लिया। इन्फिनिटी पुट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पुट करने के लिए ये n को ऐसे छोड़ दो, इसमें से n कॉमन निकालो, वो रहेगा आपके पास x अपॉन n प्लस 1। तो n के साथ n कैंसिल होने के बाद जो n इन्फिनिटी है वो पुट किया जाता है, 1 अपॉन, यहाँ पे n इन्फिनिटी पुट किया तो वो 0 बन गया, मतलब ये भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। इन्फिनिटी पुट करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, मतलब इस पे तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है, इस पे भी है। ये 0 से इन्फिनिटी था, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ये मतलब राइट हैंड साइड का था, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि डी आंसर रहेगा, क्योंकि डी में ऊपर वाले तीनों इंटरवल्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक बीच में 0, क्लियर है।
सो डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन 12 क्यूब ये नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो रिजल्ट्स हैं, दो रिजल्ट लगने यहाँ पे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब। ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, वो रिजल्ट रहता है n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे है स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन n का स्क्वायर, दैट विल बी n+1 2n+1 अपॉन 6। ये रिजल्ट अप्लाई करो आप, ऊपर क्यूब वाला करो। यहाँ पे n है तो यहाँ पे लास्ट नंबर n है, अगर वहाँ पे 12 है तो इसमें रिजल्ट पुट करो, n की जगह पे 12 पुट करोगे, 12 तो 12+1 हो गया 13, अपॉन में है 2, इसका होल स्क्वायर है। कहने का मतलब 12 जो है वो 2 बार है, 13 जो है वो 2 बार है। क्लियर है? तो नीचे जो है वो 2 × 2 हो जाएगा, वो भी 2 बार हो जाएगा। तो मैंने इसको खोल दिया, नीचे आपने ये रिजल्ट लिखना है। तो जो 6 है नीचे वो ऊपर चला गया, ये जो n है वो 12 है, मतलब 12, यहाँ पे 12+1 13, नेक्स्ट 12 2 = 24 +1 25। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि 25 इस ऑप्शन में है नीचे, एक इस ऑप्शन में है नीचे। क्लियर है? बाकी ये देखते हैं, 13 से 13 कैंसिल, तो 6 2 = 12। ठीक है, तो 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो 2 ये कटिंग होके यहाँ पे 6 आ गया। ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ऊपर आपके पास बच रहा है एक 3, एक 6, एक 13, नीचे बच रहा है 25। जो 25 है वो दो ऑप्शन में मिल रहा है, एक ए में एक बी में। तो मेरे पास 243 आएगा या 234 आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट चेक कर लेना। 6 3 = 18, ठीक है, यूनिट प्लेस 8 बना, यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 है, 8 3 = 24, मतलब 424, मतलब लास्ट पे यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? ठीक है, 4 होना चाहिए। सो इसकी जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है भाई? ये जो सिंबल है ये सम को रिप्रेजेंट करता है। n का मतलब है नेचुरल नंबर्स, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 +2 +3 +4। ठीक है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। n तक गए तो उसका रिजल्ट n+1 अपॉन 2 था, तो ये तो रॉन्ग है, अपॉन में 2 नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन n का स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब सम हो गया, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो वो रहेगा n+1 2n+1 अपॉन में 6। तो ये भी रिजल्ट गलत दिया हुआ है। थर्ड को चेक करो, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 का होल क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर के अंदर चीज है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे जो है वो भी सम ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इट मीन्स ये यही चीज बन रही है। यस, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगी, क्योंकि क्यूब का रिजल्ट ये नहीं बनता, n+1 का होल स्क्वायर नहीं बनता। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस फॉर n इज इवन, n इवन है। ठीक है, इसके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो सुनो। एक रिजल्ट होता है x + a⁴n, यहाँ पे प्लस या माइनस दो रिजल्ट्स बनेंगे, x - a⁴n, अगर n इवन है तो। ठीक है, अगर n इवन है तो उसके लिए दो रिजल्ट रहते हैं, उसके लिए दो रिजल्ट रहते हैं। जो प्लस वाला है उसके लिए n/2 + 1 रहेगा, जो माइनस वाला है उसके लिए n/2 रहेगा। n ऑड के लिए, अगर n ऑड है, मतलब यहाँ पे n जो है ये ऑड दिया हुआ है, 7 है, 11 है, उसके लिए रिजल्ट ये पूरी इक्वेशन जो है x + a⁴n प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी रिजल्ट पूछ सकते हैं, -x - a⁴n, चाहे
n चाहे यहाँ पे प्लस है चाहे माइनस है, लेकिन अगर आपको n ऑड दिखा तब आपने इसका जो रिजल्ट है वो लगाना है आपने n+1/2। इसका एक ही रिजल्ट रहेगा, प्लस के लिए भी एंड माइनस के लिए भी। यहाँ पे प्लस के लिए रहेगा n/2+1, माइनस के लिए सिर्फ n/2। याद कैसे रखोगे? इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 10 होगा तो 10/25, ठीक है। जो डिवाइड हो जाते हैं वो n/2 होगा। प्लस के लिए +1 डाल देना, माइनस के लिए कुछ भी नहीं। जो ऑड है उनमें अगर +1 होगा फिर वो 2 के साथ डिवाइड होंगे, ऐसे याद रख लेना। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगी, इन्होंने प्लस वाला दिया हुआ है, n इवन दिया हुआ है, मतलब ऊपर वाला रिजल्ट लगेगा। तो कहने का मतलब n+2/2, मतलब ये रहेगा आपका सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। 21st क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन दिस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इज। सम ऑफ कोफिशिएंट रहेगा जैसे 1 + 1⁵ है, मतलब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आप x की जगह पे वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देना 1, x हो y हो कुछ भी, उसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये रहेगा 2⁵, जो कि 32 रहता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ द सेट R ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट। ये बोल्ज़ैनो-रेस्ट्रेस थ्योरम है, सो डी आंसर रहेगा इसका। 23rd क्वेश्चन, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2⁻1/x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट। x की वैल्यूज पुट करो, 2⁻1/0 2⁻∞, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो ये कॉन्टिन्यूअस, ये 0 पे नहीं है कॉन्टिन्यूअस। बाकी वैल्यू पुट करो, आपको एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, तो उसके लिए ग्राफ कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x² इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन। ये 4 इंटरवल्स दिए हुए हैं, आपने एंड पॉइंट्स पुट करके देखने हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के लिए, चाहे ओपन इंटरवल है चाहे क्लोज्ड है। 0 को पुट करते हो अगर आप यहाँ पे तो वो इन्फिनिटी बनता है, इसको छोड़ दो। फिर 0 को पुट करते हो यहाँ पे, इन्फिनिटी बनता है, इसको छोड़ दो। फिर 1 को पुट करते हो 1/1, ठीक है, वो क्या रहेगा 1, क्लियर है। तो फिर 1/2, फिर 1/3, फिर इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो 0 बनेगा, मतलब ये पॉइंट जो है इस पे वो इनफाइनाइट नहीं होता, इस पे वो एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका पॉइंट रहेगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो मॉडुलस में फंक्शन दिया होता है उसको 0 के इक्वल पुट करके पॉइंट देख लिया करो। इसमें x के डिफरेंट वैल्यूज, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज पुट करो तो इसका जो ग्राफ है वो ये रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज पुट करोगे तो ये ग्राफ बनेगा, पुट करके चेक करके देखो, नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये वाला ग्राफ रहेगा। तो इस ग्राफ को आपने देखना है कि ये एज कहाँ पे बना रहा है, ठीक है। एज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आके इसका एक शार्प पॉइंट बन रहा है, एज बन रहा है, टूट रहा है ये ग्राफ यहाँ पे आके, तो वो पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो वो पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू -2। ये पॉइंट किस पे बन रहा है, ये -2 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिमिट आपको x अप्रोचेस टू e दी हुई है। जब आप पुट करते हो इसमें तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, x की जगह पे e पुट करो, log e 1 होता है, 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। log x को डिफरेंशिएट किया 1/x, 1 को डिफरेंशिएट किया 0, x को डिफरेंशिएट किया 1, इसको डिफरेंशिएट किया 0, तो उसका आंसर जो है वो 1/x आ रहा है। आंसर आने के बाद लास्ट में ये लिमिट पुट करी जाती है, वो रहेगी आपकी 1/e। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो cos अपॉन cos जो है वो 1 रहेगा, sin अपॉन cos जो है वो tan होगा। y इज इक्वल टू
tan इनवर्स, थोड़ा चेंज कर दें, 1 प्लस tan x लिख दें, लिख सकते हैं ऊपर वाले को तो 1 प्लस tan x, नीचे 1 माइनस tan x। तो ये जो रिजल्ट है ब्रैकेट के अंदर अंदर वो है आपका tan इनवर्स। ये जो रिजल्ट है ब्रैकेट के अंदर वो रहेगा आपका tan 45 डिग्री प्लस x। ठीक है, तो ये tan के साथ tan कैंसिल हो गया, y का रिजल्ट जो है वो 45 डिग्री प्लस x है, ये y की वैल्यू रहती है। लेकिन आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। उसके लिए आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे, 45 का 0 बनेगा, x का 1 बनेगा, तो आपका रिजल्ट C रहेगा। The equation of motion of a particle projected vertically upward is given by this। s की वैल्यू है 10t माइनस 3t स्क्वायर। s जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को करता है। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी बन जाएगा। सो s से जो है वो v बन जाएगा अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करती हूँ, क्योंकि रिजल्ट रहता है, इसको ऐसे लिखा जाता है ds अपॉन dt। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करते हो ये वाला सिंबल दोगे, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको भी, इसका 10 आंसर आ जाना है, इसका 3 2 60 हो जाना है। ठीक है, तो ds अपॉन dt मतलब v वेलोसिटी, ये रहेगा आपका 10 माइनस 60। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज गिवन बाय दिस। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो कहने का मतलब नीचे से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर तक वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, मतलब कहीं ना कहीं जाके उसकी एक बार वेलोसिटी 0 होगी। जहां पे उसकी जाके वेलोसिटी 0 होगी आपने वो वाला टाइम निकालना है। ठीक है, वो वाला t निकालना है, तो वो t निकालने के लिए, उतना t निकालने के लिए यहाँ तक वो पहुंचा था, उसकी वेलोसिटी पुट करनी है। तो वेलोसिटी तो वो वहाँ पे 0 है, जहाँ तक आपने टाइम फाइंड करना है 0 10 माइनस वेलोसिटी की जगह पे 0 क्यों पुट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जब आप कोई बॉल को नीचे से फेंकते हो तो कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप करती है, वेलोसिटी 0 होती है, 10 माइनस 60। तो यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो 5/3 रहेगी। टेंजेंट्स टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 आर पैरेलल परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग नन ऑफ दीज। जो टेंजेंट्स हैं कर्व की, कौन कौन से पॉइंट पे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे एंड x इज इक्वल टू -1 पे। कर्व कोई भी ले लो, सर्कल ले लो, ये आपने कर्व ले लिया, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट अगर यहाँ पे है तो -1 यहाँ पे होगा, उस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करो, तो वो टेंजेंट्स दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 30, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है a⁻sin x। तो इंटरवल दिए हुए हैं, तो रोल्स थ्योरम की 2 रिजल्ट होते थे। एक होता था कि गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल होता है ओपन इंटरवल में। सेकंड होता है जो इंटरवल दिया होता है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को पुट किया जाता है फंक्शन में। f ऑफ x की जगह पे 0 पुट करोगे, a साइन x की जगह पे 0, a साइन 0 0 मतलब a⁻0 का मतलब 1। f ऑफ यहाँ पे जो वैल्यू है, अब आप पाई पुट करोगे, सेकंड वाला पॉइंट पाई पुट किया, a⁻sin पाई, a⁻sin पाई जो है वो 0 है, क्लियर है, a⁻0 1। ठीक है, ये जो सेकंड कंडीशन थी वो मैंने पुट करके देखी, क्योंकि मुझे इंटरवल दिए हुए थे। पहले मैं इसको करके देख लेती हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है वो जो रोल्स थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट होती है उसको वेरीफाई कर रहा है, ये पॉइंट पे वेरीफाई हो रहा है बी पे। सो दोनों f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इक्वल आ रहा है, ये चेक हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये वैसे भी कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल होता है, ये कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल होता है ओपन इंटरवल में। ठीक है,